गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग सोशल साइंस के अंतर्गत अध्याय 4 के अंतर्गत जाति, धर्म और लैंगिक मसलों के बारे में चर्चा करेंगे। यह अध्याय 4 का पहला भाग है। प्यारे बच्चों, हमारा समाज अनेक प्रकार की समानताओं से भरा पड़ा है। ये सामाजिक असमानता निम्न प्रकार से है। सबसे पहला लिंग के आधार पर, यानी स्त्री पुरुष के आधार पर। दूसरा धर्म के आधार पर। आप जानते हैं कि हमारे समाज में अनेक धर्मों को मानने वाले लोग हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई या अन्य। उसी प्रकार हमारे समाज में चाहे वो किसी भी धर्म में हो, अनेक प्रकार की जातियाँ हैं। तो इस प्रकार से हमारा समाज लिंग, धर्म और जाति के आधार पर विविधताओं से परिपूर्ण समाज है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। लिंग, धर्म और जाति आधारित सामाजिक विषमताएं सामाजिक विविधता को जन्म देती है। सामाजिक विविधता लोकतंत्र के लिए कोई खतरा नहीं होती। आओ बच्चों, देखते हैं कि किस तरह से ये सामाजिक विविधता हमें और हमारे सामाजिक ताने बाने को प्रभावित करती है। तो सबसे पहले हम लोग लैंगिक मसले और राजनीति के बारे में चर्चा करते हैं। बच्चों, हमारे समाज में दो प्रकार के लिंग हैं, अर्थात स्त्री और पुरुष। इसे ही लैंगिक असमानता जन्म लेती है। इससे ही लैंगिक असमानता जन्म लेती है और यह हमारे समाज में हर जगह नज़र भी आती है। लेकिन क्या लैंगिक असमानता का आधार स्त्री पुरुष की जैविक बनावट है? तो इस प्रश्न का जवाब यह है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लैंगिक असमानता का मुख्य कारण हमारे समाज में प्रचलित रूढ़ छवियाँ और तयशुदा सामाजिक भूमिकाएं हैं। भूमिकाओं का मतलब यहाँ पर यह है कि हमने स्त्री की भूमिका यह मान ली है कि स्त्री घरेलू कार्यों को करने के लिए है। उसी प्रकार पुरुष की भूमिका हमने यह मान ली है कि पुरुष घर के बाहरी कार्यों को करने के लिए है। आइए इस बात को समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने यह मान लिया है कि औरतों की जो मुख्य जिम्मेदारी है वो गृहस्थी चलाने और बच्चों के पालन पोषण करने की है, जबकि मर्द बाहर का काम करते हैं। लेकिन सिलाई, कटाई, खाना बनाना या अन्य कामों के पैसे मिलते हैं तो पुरुष इन कामों को खुशी से करता है, जबकि बच्चों इन कामों को स्त्रियों के लिए माना गया है। बच्चों, आपने देखा होगा कि कई महिलाएं बाहर उन कार्यों को करती हैं जो आमतौर पर पुरुष करते हैं। तो फिर स्त्री पुरुषों के बीच में यह श्रम विभाजन क्यों? कहने का मतलब ये है कि वर्तमान समय में आज महिलाएं पुरुषों के हर वो काम करने में सक्षम हैं जो आज के कुछ सालों पहले तक सोच भी नहीं सकते थे। आज की महिलाएं डॉक्टर्स हैं, वकील्स हैं, पायलट्स हैं और लगभग हर वो काम कर रही है जो आमतौर पर पुरुष करते थे। आइए देखते हैं कि किस तरह श्रम विभाजन स्त्री और पुरुषों के बीच या लैंगिक आधार पर किया गया है। तो श्रम विभाजन के अंतर्गत हम श्रम को घरेलू कार्यों और बाहरी कार्यों में बांट लेते हैं। घरेलू कार्यों को हम स्त्रियों के लिए मानते हैं और बाहरी कार्यों को हम पुरुष के लिए मानते हैं। घरेलू कार्य से मतलब है कि घर के काम, जैसे खाना बनाना, घर की साफ सफाई करना, कपड़े धुलना इत्यादि। और बाहरी कार्यों को करने का मतलब हम उन कार्यों से मानते हैं जो कार्य, जैसे घर के बाहर जाकर ड्यूटी करना, नौकरी करना, जॉब करना या बिजनेस करना, इस तरह के कार्य हमने पुरुषों के लिए मान लिए हैं। श्रम विभाजन की इस तरीके ने औरतों को घर की चार दीवारी में कैद कर दिया है। कहने का मतलब ये है
कि चूँकि हमने घरेलू कार्यों को स्त्रियों के लिए मान लिया है, तो घरेलू कार्य तो घर में रहकर किए जाते हैं, तो घरेलू कार्यों को करने की वजह से औरतें घर में कैद होकर रह गई हैं और वो बाहरी जो सार्वजनिक जीवन है उसमें भाग नहीं ले पाती है। और यहाँ पर जो बाहर का सार्वजनिक जीवन है वो पुरुषों के कब्जे में आ गया है, क्योंकि पुरुष बाहर जाता है, जॉब करता है, तरह तरह के लोगों से मिलता है, बिजनेस करता है, तो जो बाहरी सार्वजनिक जीवन है वो पुरुष वर्ग का उस पर कब्जा है। बच्चों, एक बात यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो मनुष्य जाति की आबादी है उसमें औरतों का हिस्सा 50% है, अर्थात महिलाओं की आबादी भारतीय जनसंख्या की आधी है। इनके बावजूद भी सार्वजनिक जीवन में, विशेषकर राजनीति में, महिलाओं की जो भूमिका है वो ना के बराबर है। पहले सिर्फ पुरुषों को ही सार्वजनिक मामलों में भागीदारी करने का, वोट करने का, चुनाव लड़ने का अधिकार था, क्योंकि पुरुष बाहर रहता था। लेकिन बच्चों, समय के साथ साथ राजनीति में लैंगिक मुद्दे पर महिलाओं ने अपने संगठन बनाकर आंदोलनों को खड़ा किया और बराबरी के अधिकार हासिल किए, अर्थात बाहर के क्रियाकलापों में भागीदारी, वोट करने का अधिकार इत्यादि। इन महिला आंदोलनों ने न केवल सार्वजनिक बल्कि व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग उठाई है, क्योंकि महिलाओं की स्थिति लगभग हर जगह कभी भी पुरुष के बराबर नहीं मानी जाती। ऐसा केवल पुरुषवादी सोच के चलते हैं। इन आंदोलनों का परिणाम यह निकला कि महिलाओं को वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में शिक्षण जैसे पेशों में उनको आप आज देख सकते हैं। हमारा जो भारतीय समाज है बच्चों, वो पितृ प्रधान है, अर्थात घर में पिता की चलती है, पिता घर का मुखिया होता है। आज़ादी के बाद भी महिलाओं के प्रति कई तरह के भेदभाव और दमन हो रहे हैं। आइए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं महिलाओं पुरुष से संबंधित, जिससे यह पता चलता है कि लैंगिक भिन्नता या असमानता किस तरह से हमारे समाज को प्रभावित करती है। जैसे पहला तथ्य क्या है, भारत में जो महिलाओं की साक्षरता दर है वो 54% है, अर्थात 100 में केवल 54 महिलाएं पढ़ती हैं। लेकिन वहीं पुरुषों में जो साक्षरता दर है वो 74% है। कहने का मतलब 100 में 74 पुरुष पढ़े लिखे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अनेक जो माँ बाप हैं वो अपने लड़कियों को पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन लड़कों को पढ़ाने में आगे रहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनके मन में लैंगिक जो असमानता है वो घर कर चुकी रहती है। दूसरी बात बच्चों, स्कूली परीक्षाओं में आप देख रहे हैं आजकल लड़कियों द्वारा बाजी मारने के बाद भी लड़कियां उच्च शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। आपने देखा होगा 10 में लड़कियां लड़कों से आगे निकल जाती हैं, 12 में लड़के से आगे लड़कियां निकल जाती हैं, उनका परसेंटेज भी पास होने का अच्छा रहता है। फिर भी बच्चों, माँ बाप लैंगिक भेदभाव के चलते लड़कियों की अपेक्षा लड़कों पर अपने संसाधन खर्च करना चाहते हैं। उन्हें तो वो इंजीनियर, डॉक्टर इत्यादि बनाना चाहते हैं, लेकिन घर की लड़कियों को वो सिर्फ विवाह शादी करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना चाहते हैं। इस कारण से लड़कियां उच्च शिक्षा से बच्चों वंचित रह जाती हैं। बच्चों, भारत में औसतन एक स्त्री एक पुरुष की तुलना में रोजाना 1 घंटे ज़्यादा काम करती है, फिर भी उसे पैसे कम मिलते हैं, क्योंकि मन में एक ये बैठ गई है कि स्त्रियां शरीर से कमज़ोर हैं, वो ज़्यादा भी काम करती हैं तो पुरुष के मुकाबले वो कम है। ये एक धारणा हमने मन में बैठा ली है। इस कारण से पुरुषों की तुलना में
महिलाएं ज़्यादा काम करने के बावजूद भी कम पैसे पाती हैं। वर्तमान में बच्चों भारत में जो लिंगानुपात है वो है 919/1000 पुरुष, अर्थात भारत में 1000 पुरुषों पर केवल 919 महिलाएं हैं। कहीं कहीं पर तो भारत में बच्चों जो लिंगानुपात है वो 830 से 800 रह गया है, यानी 1000 पुरुषों पर या तो 830 महिलाएं रह गई हैं या 800 महिलाएं रह गई हैं। और सबसे कम जो लिंगानुपात है भारत के हरियाणा राज्य में। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने लैंगिक भेदभाव के चलते लड़कियों को गर्भ में ही मार देने की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है, जिससे लड़कियों को अर्थात जननियों की संख्या हमारे भारत में लगातार कम हो रही है। और जो सबसे बड़ी बात है लैंगिक भेदभाव का, वो है महिलाओं के प्रति उत्पीड़न, शोषण, हिंसा और मारपीट। घरेलू हिंसा के मामले भी हमारे समाज में निश्चित रूप से बढ़ रहे हैं, क्योंकि पुरुष अपने आप को सत्ता का प्रतीक मानकर और महिलाओं को अपनी प्रॉपर्टी समझकर उन पर अत्याचार करने से पीछे नहीं हटता। और हमें इस मानसिकता को बच्चों बदलना है। आइए आगे बढ़ते हैं। महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व देखते हैं किस तरह से हमारे देश में है। तो आइए देखते हैं। देश की जो लोकतांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो बहुत कम है। जैसे लोकसभा में बच्चों 2014 की महिलाओं का प्रतिनिधित्व केवल 12% है, अर्थात 100 में केवल 12 महिलाएं। इस तरह से पूरी लोकसभा में करीब 50 के लगभग महिलाएं हैं, जो कि बहुत कम है। उसी प्रकार जबकि महिलाओं की आबादी भारतीय जनसंख्या में 50% है और उनको प्रतिनिधित्व कितना मिल रहा है, 12%। उसी प्रकार राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है। यह बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। ऐसा लैंगिक भेदभाव के चलते हो रहा है। भारत में महिलाएं बच्चों प्रधानमंत्री तो बन गई, मुख्यमंत्री तो बन गई, लेकिन जो मंत्रिमंडल बनते हैं उसमें पुरुषों का ही वर्चस्व रहा है। ये स्थिति अच्छी नहीं है। भारत में ग्राम पंचायतों और स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 स्थान कानून द्वारा आरक्षित किए गए हैं, जिससे इन संस्थाओं में अर्थात ग्राम पंचायतों और स्थानीय जो निकाय हैं जैसे नगर पालिका और महापालिका इत्यादि में महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है और करीब 10 लाख महिला प्रतिनिधि इन संस्थाओं में अपनी सेवाएं दे रही हैं। यह बड़े अफसोस की बात है कि संसद और राज्य विधानसभाओं में अब तक ऐसा नहीं हो पाया, अर्थात संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को करीब 33% होना चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि हमारी पुरुषवादी मानसिकता ने महिलाओं को 33% जो आरक्षण देने का बिल है वो अब तक लटका रखा है। और ऐसा सभी पार्टियां बच्चों करती हैं। और ऐसा पुरुषवादी मानसिकता महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं देती। इन सब बातों से यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि महिलाओं को अपने हक और समस्याओं के लिए सत्ता में भागीदारी बढ़ानी है तो उन्हें अपने अधिकारों के लिए आगे बढ़ना होगा और अपने अधिकारों को पाना होगा। आइए धार्मिक विभाजन पर चर्चा कर लेते हैं। यह विभाजन लैंगिक विभाजन जैसा सार्वभौम तो नहीं है, पर विश्व में धार्मिक विभिन्नता व्यापक हो चली है। कहने का मतलब पूरे विश्व में कई धर्म हैं, जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म और ईसाई धर्म, और इनको मानने वाले अलग अलग समूह हैं। तो चूँकि अलग अलग धर्म मानते हैं लोग, उनकी अलग अलग मान्यताएं हैं, इस कारण से धार्मिक जो विभिन्नता है या विविधता है वो भी पाई जाती है। भारत में भी अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ तक कि
एक ही धर्म के लोगों ने भी पूजा पद्धतियाँ और मान्यताएँ अलग अलग बना रखी हैं। लैंगिक विभाजन के विपरीत बच्चों, जो धार्मिक विभाजन होता है वो राजनीति के मैदान में अभिव्यक्त होता है। गांधी जी के अनुसार धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पर जो गांधी जी का धर्म है से उनका मतलब नैतिक मूल्यों से था, जो सभी धर्मों से जुड़े हुए हैं। देश के मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि सांप्रदायिक दंगों में मरने वाले ज़्यादातर अल्पसंख्यक होते हैं और इन संगठनों की मांग है कि सरकार को उनकी सुरक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए। उसी प्रकार महिला संगठनों का भी कहना है कि सभी धर्मों में वर्णित पारिवारिक कानून महिलाओं से भेदभाव करते हैं और सरकार को इन कानूनों में बदलाव करना चाहिए। कहने का मतलब धर्म अलग अलग जरूर है, लेकिन सभी धर्मों में ऐसी कई कुरीतियाँ हैं जो महिलाओं के साथ भेदभाव करती हैं। तो बच्चों, ये था आज का वीडियो लेक्चर। अगले वीडियो लेक्चर में हम अध्याय 4 का जो है अध्याय 4 को कंक्लूड कर देंगे और उस अध्याय में हम लोग सांप्रदायिक और जाति संबंधी मामलों की चर्चा करेंगे। तो बच्चों, स्टडी नेशंस को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। गुड बाय।